नमस्कार, हमारी खास पेशकश सोशल मीडिया के दुश्मन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज की घटना ने हमें चौंकाया भी और हमारी चिंता भी बढ़ाई। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट हैक हुआ। हालांकि गनीमत यह रही कि इस अकाउंट को बहुत जल्द रिकवर कर लिया गया और इसके बाद एक जो सबसे अहम बात सामने आई वो ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री हैं बल्कि दुनिया के प्रभावशाली नेताओं में शुमार हैं और हैकर्स उनके निशाने पर थे। क्यों? क्योंकि हैकर्स ने इस अकाउंट को हैक करने के बाद जो ट्वीट किया वो बिटकॉइन से जुड़ा हुआ था। उससे जुड़ा ऐसा भ्रम फैलाया गया कि भारत में ये लीगल टेंडर बन जाएगा और वाकई ये ट्वीट भी चिंता का सबब है कि आखिर मंशा जो थी हैकर्स की वो वाकई खतरनाक थी। इन्हीं अहम बातों पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। उनके साथ हम इस चर्चा में जानेंगे कि किस तरह से जो हैकिंग है वो अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, कैसे इसे बचें और किस तरह के खतरे हमारे सामने हैं। तो शुरू करते हैं सोशल मीडिया के दुश्मन। और इससे पहले कि हम अपने मेहमानों की ओर बढ़ें, सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से वक्त वक्त पर हैकिंग की जो काली दुनिया है वो हमारा नुकसान करती है। वीवीआईपीस कैसे निशाने पर होते हैं और आंकड़े दरअसल कहते क्या है भारत के नजरिए से। पूरी दुनिया में साइबर हमले बढ़ते जा रहे हैं। हैकिंग की काली दुनिया अब बड़ी बड़ी हस्तियों को अपना निशाना बना रही है। हर दिन नए मामलों के आने से हड़कंप मचा रहता है। हैकर्स ने इस बार बड़ा कारनामा किया है। हैकर्स ने इस बार निशाना बनाया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट शनिवार देर रात कुछ देर के लिए हैक कर लिया गया। उनके अकाउंट से बिटकॉइन को लीगल करने का ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में एक लिंक भी शेयर किया गया जिस पर जाकर लोगों को फ्री बिटकॉइन क्लेम करने को कहा गया। हालांकि बाद में कुछ ही वक्त बाद पीएम मोदी का अकाउंट सेव कर लिया गया। लेकिन इस घटना ने साइबर हमलों के बढ़ते दायरे के बारे में एक बार फिर से चौकन्ना कर दिया है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन या राजनेता का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ हो। इससे पहले साल 2020 के सितंबर में पीएम नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट और जुलाई में जो बाइडेन, बराक ओबामा, बिल गेट्स और एलन मस्क जैसी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक होने की खबर आ चुकी है। पहले भी कई फेमस लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट हैक होते रहे हैं। बता दें कि इंटरनेट की इस दुनिया में सावधानी और सतर्कता ही बचाव है। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि आखिर होती क्या है हैकिंग। हैकिंग में कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से किसी की निजी जानकारी को हासिल करना और उसका गलत इस्तेमाल या चोरी कर लेना शामिल है। हैकिंग में विशेष तौर पर किसी की निजी जानकारी को चुराना, जैसे यूजर का नाम, उसका सोशल मीडिया अकाउंट या पासवर्ड या उसमें फेरबदल करना होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा हैकिंग के मामले अमेरिका में होते हैं और भारत इसमें तीसरे पायदान पर है। वहीं एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2020 में साइबर क्राइम की 50,035 घटनाएं हुई और ये 11.08% की दर से बढ़ी हुई हैं। सरकार लगातार साइबर अपराधों को रोकने के लिए तकनीकी उपायों के साथ जागरूकता अभियान तक चलाती है। लेकिन लोगों की लापरवाही का आलम यह है कि साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और साइबर क्राइम की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि आपकी लापरवाही तमाम कोशिशों को नाकाफी साबित करती है। वैसे ये सारे आंकड़े और हाल की घटनाओं ने साइबर सुरक्षा के तंत्र पर सवाल तो पैदा कर ही दिया है, साथ ही जानकारी और जागरूकता की कमी की तरफ भी इशारा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। आंकड़ों के जरिए आपने देखा। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा मेरे सहयोगी सौरभ पांडे का। हमारे साथ साइबर लॉ एक्सपर्ट आशुतोष श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा सौरभ का। सौरभ, आज की घटना कितनी बड़ी है और क्या अब तक जो डेवलपमेंट सामने आई हैं
किस तरह का पक्ष सामने आया है, ये जरा हमारे दर्शकों को जो जुड़े हैं उन तक पहुंचाएं। प्रशांत, सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो घटना है वो शनिवार देर रात 2 बजे के आसपास हुई थी। और ये घटना जो है बल्कि किसी आम आदमी के साथ नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट के साथ हुई थी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री और कद्दावर नेता भी हैं और पावरफुल लीडर्स में से एक हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि ये जो अकाउंट है ये कितना सेंसिटिव है और इस अकाउंट से जो भी डिटेल्स जाती हैं वो कितनी सेंसिटिव होती हैं। तो जिस तरह से वो ट्विटर शेयर की गई थी, ट्विटर में लिखा गया था कि भारत में जो है बिटकॉइन को लीगल टेंडर देने की बात कही गई है, जिससे आप समझ सकते हैं कि जब भारत ने पहले ही कह दिया था कि हम इस चीज के लिए नियम लाएंगे, हम संशोधन भी करेंगे और कई चीजों पर चर्चा करेंगे, तो इस ट्वीट से जो है वो काफी हड़कंप मच गया था। इसकी तत्काल जो है जानकारी पीएमओ ने जो है ट्विटर के ऑफिस में दी। जिस तरह से जब पूरी हड़कंप मची थी, ट्विटर के ऑफिस तक हिल गए थे और ट्विटर ने तुरंत एक्शन लेते हुए जो है पूरे अकाउंट को सिक्योर कर लिया। बकायदा पीएमओ द्वारा एक ट्वीट जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकाउंट से जो ट्वीट गई थी वो ट्वीट जो है वो इग्नोर कर दिया जाए और आने वाले समय के लिए उन्होंने पीएमओ ने और ट्विटर ने जो है उस पर जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। देखना ये होगा कि जांच से क्या निकल कर आता है। लेकिन अगर बात की जाए शख्सियत की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अकाउंट होना कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये बड़ी बात है। ये जो है जो सेंध है, जो इंफॉर्मेशन है, ये जो है यहाँ से किस तरह से उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है आप ये सोच सकते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल। जो आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इनका वजूद बढ़ता जा रहा है हैकर्स का। उन्हें जो इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये जो है एक सवाल उठाने वाली चीज है कि इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ है, ये करते क्या है और कहां से आते हैं ऐसे बिल्कुल हैकर्स। बिल्कुल। इतनी तकनीकी रूप से दुनिया सक्षम होती जा रही है और इन सब के बावजूद हैकर्स के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त साइबर लॉ एक्सपर्ट आशुतोष श्रीवास्तव साहब जुड़े हैं। आशुतोष, सवाल पैदा होता है कि जब इतनी बड़ी हस्ती का अकाउंट हैक होता है जिसके इतने फॉलोअर्स हैं और एक भ्रामक ट्वीट उससे होता है तो बहुत बड़ा असर पड़ता है। मंशा साफ थी हैकर्स की, लेकिन इतने बड़े हस्तियों का अकाउंट हैक होता कैसे है, क्या कानून कहता है, किस तरह की इसके आगे प्रक्रिया बढ़ती है? देखिए, ये एक तरह से बहुत ही बड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि ये किसी ऑर्डिनरी पर्सन का अकाउंट नहीं, एक प्रधानमंत्री का अकाउंट है। और अगर इसको कोई हैक करके अगर किसी भी तरीके का कोई गलत ट्वीट होता है तो ऑब्वियसली नेशनल नहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो है कोई भी मैसेज इसमें छोड़ा जा सकता है। जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में छोड़ा गया, कल हो सकता है कि कोई सिक्योरिटी को लेके, डिफेंस को लेके किसी भी तरीके की अगर इस तरह से ट्वीट कोई दूसरा करता है हैक करके, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा मामला है। इसमें पूरा कंट्री अनरेस्ट हो सकता है, किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकता है और ये बहुत ही सीरियस इशू है। अभी जो हमारे पास है वो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। उसके अंडर जो है सर्टेन प्रोविजंस हैं, जैसे सेक्शन 65 है जिसमें 3 साल तक की सजा दी जा सकती है उसको जिसने अगर छेड़छाड़ किया हो किसी भी कंप्यूटर डेटा को, किसी के पासवर्ड को गलत इस्तेमाल करके कुछ यूज किया हो, तो ऐसे प्रोविजंस हैं। लेकिन इसके अलावा जिसपे जो गवर्नमेंट सोच रही है, जो अभी तक हुआ नहीं है, वो है डेटा प्रोटेक्शन लॉ। और डेटा प्रोटेक्शन लॉज जो है यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक ये आया नहीं है जिसपे गवर्नमेंट काम कर रही है। ऑब्वियसली जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है उस तरह से जो है लॉज को भी अपना शेप लेना पड़ेगा, ताकि इस तरीके के इंसिडेंसेस को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि ये भी पहली बार नहीं है, अभी 2 साल भी नहीं हुआ कि पहले भी इस तरह से जो है हैक हुआ था पीएम के ट्विटर अकाउंट का, जो न्यूज हमने सुना था, और उसमें भी इसी तरीके की जो है पोस्ट किए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई कॉमन पर्सन हो और अगर उसका कोई अकाउंट इस तरह से हैक कर ले और कोई भी इस तरीके का जो है उसके अंदर पोस्ट कर दिया जाए, जिससे जो है अनरेस्ट हो सकता है कंट्री के अंदर, जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कभी भी क्रिएट किया जा सकता है। तो ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और इसके पीछे जो लोग इसको जो कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए जो हमारा सिस्टम है उसको और बेटर करना पड़ेगा। जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, जो हमारा साइबर सेल है पुलिस का, उनको जो है इसमें मुझे लगता है सीरियस एक्शन लेना चाहिए। और मुझे लगता है एफआईआर भी अगर लगे तो रजिस्टर करके इसको इन्वेस्टिगेट करके जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनको जो है इमीडिएटली इसमें जो है अगर अरेस्ट करने की जरूरत पड़ती है तो भी देखना चाहिए। क्योंकि ये तो अभी एक
क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो है इस तरह से ट्वीट किया गया है। अभी अगर कल कोई इस तरह से कोई इंसिडेंस हो जाए तो दैट विल बी इट विल बी बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द इवन द पुलिस मशीनरी और जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है। तो इसको यहीं पे रोकना जरूरी है और कुछ और सख्त कदम जिसमें जो जैसे मैंने बताया डेटा प्रोटेक्शन लॉज को लाना बहुत जरूरी है हमारे देश में। अब इट इज हाई टाइम नाउ कि हम इसको और बेटर बनाएं। बिल्कुल, बहुत अहम पॉइंट आशुतोष ने उठाया और वाकई इस बात की जरूरत लगातार महसूस की जा रही है कि हम अपनी जो सुरक्षा दीवारें हैं, जो खास तौर पे अगर हम बात करें कि हैकिंग से बचने की, उन्हें मजबूत करें। जरा अपने दर्शकों को हम बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए से जो आपके सामने हैं कि क्या हैकिंग होती है, कैसे उसके हथियार हैं। तो हैकिंग से बचने कैसे, क्योंकि ओटीपी सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम कॉमन मैन को देखें, अक्सर केवल ओटीपी वो जरिया होता है जिसके जरिए हैकर्स सेंधमारी करते हैं किसी भी अकाउंट के। तो किसी भी तरह से ओटीपी ना शेयर करें। इसके अलावा फोन पर आने वाले एसएमएस से आप सतर्क रहें। हैकिंग से बचने का सबसे अहम जरिया मेल पर, यानी ईमेल पर भी कुछ लिंक्स आते हैं, यहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें, यानी आपको 2 जरिया होना चाहिए सिक्योरिटी का, ताकि आपके अकाउंट में कोई लॉगिन करे। सोशल मीडिया ऐप को लगातार अपडेट करते रहें, यह आपको बग से बचाएगा। और इस वक्त हमारे साथ जाने माने साइबर एक्सपर्ट और एडवोकेट पवन दुग्गल साहब जुड़ चुके हैं। पवन दुग्गल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिजनेस में। बहुत बड़ी घटना है आज की और शायद यही वजह है कि हम आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। किसी बड़ी हस्ती का, वो भी प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत का अकाउंट हैक होना, इसे किस नजरिए से देखते हैं? हैकर्स का बढ़ता दायरा, आपकी चिंताएं क्या हैं? मुझे लगता है कि इस तमाम सारे एपिसोड को एक वेकअप कॉल के स्वरूप में देखें तो अच्छा रहेगा। देखिए, लोगों को एक धारणा रहती है कि एक बार हमने अकाउंट बना लिया इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, वो तमाम सारे समय सुरक्षित रहने वाला है। लेकिन ये बिल्कुल एक मिथ्या है, क्योंकि साइबर सुरक्षा एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग और मूविंग टारगेट है। जो कल साइबर सुरक्षित था वो आज साइबर सुरक्षित नहीं है, और जो आज साइबर सुरक्षित है वो कल बिल्कुल भी साइबर सुरक्षित नहीं होने वाला है। तो इस संदर्भ में कहीं ना कहीं इस तरह के एपिसोड को हमें ये ध्यान में रखना है और समझना है कि अगर टॉप मोस्ट व्यक्ति के हाथ में एक अकाउंट को हैक किया जा सकता है, तो आपके और मेरे अकाउंट को तो कोई भी बड़े आसानी से हैक कर पाएगा। लिहाजा हमें आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। साथ ही साथ ये उम्मीद ना करें कि गड़बड़ हम करेंगे और हमारी साइबर सुरक्षा का प्रबंध जो है सरकार करेगी। हमें खुद जागरूक, सतर्क रहना पड़ेगा। अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम डालना पड़ेगा, अच्छा फायरवॉल डालना पड़ेगा। आज जो भारतवर्ष में एक विशेष क्रांति चल रही है, जिसे मैं उल्टी की क्रांति बोलता हूँ, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, उसका हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। क्योंकि आज तो भारतवासी बिना सोचे समझे अपनी जानकारी की उल्टी कर रहे हैं इंटरनेट पर, चाहे वो उनका पर्सनल जानकारी हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, बिना सोचे समझे कि उस तरह की क्या कानूनी परिस्थितियां हो सकती हैं इस तरह की उल्टी करने से। तो कहीं ना कहीं इस डेटा वाली उल्टी से बचिए। कोशिश करिए जो जानकारी आपने देना है नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करें। सारी दुनिया को दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया के साथ अपनी हर चीज साझा करने की जरूरत नहीं है। अपने पासवर्ड्स को हर 15 दिन में एक बार जरूर आपने इंडिपेंडेंटली रिव्यू करना है। कोशिश करनी है कि आप अपना पासवर्ड्स अल्फा न्यूमेरिक रखें, यानी कि नंबर भी हो, अल्फाबेट भी हो। कोशिश करें, आप भारतवासी हैं, अगर अपनी लोकल भाषा में आप अपना पासवर्ड रखें जो अंग्रेजी में आप टाइप करेंगे और साथ में उसमें कुछ नंबर या सिंबल डाल दें, तो इस तरह का पासवर्ड लगभग बिल्कुल असंभव ही हो जाता है इस तरीके से इसको ब्रेक किया जा सके। तो वो आप काम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको ब्रॉड जो पिक्चर है वो दिमाग में रखनी है। पिक्चर ये कि ये जो साइबर सुरक्षा का जो इकोसिस्टम है एक बहुत बड़ी चेन है, और उस चेन की अलग अलग कड़ियां हम सब लोग हैं। हमारा दायित्व बनता है कि हम इस चेन की सबसे कमजोर कड़ी ना बने, क्योंकि चेन कितनी भी सुरक्षित क्यों ना हो, कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, जहां सबसे कमजोर कड़ी होगी वहां से वो ब्रेक कर जाएगी। इसलिए हमें इस कड़ी का वीक लिंक नहीं बनना है। भारतवर्ष को कोशिश करनी है कि एक डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा कानून लेकर आए, ताकि जो वर्तमान कानूनी समस्याएं आ रही हैं साइबर सुरक्षा की चुनौतियों के साथ साथ, उनको इफेक्टिवली टैकल किया जा सके। साथ ही साथ कोशिश करें कि हम कार्यान्वित करें
भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जो हमने 2013 में बनाई थी, और सरकार हाल ही में काम कर रही है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा स्ट्रैटेजी को लेकर, उस पर भी काम करना होगा। भारत का क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको सशक्त रूप से काम करना पड़ेगा। और देखिए, एक बात समझ लीजिए, भारत प्रगति कर रहा है और दुनिया के स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत खुश नहीं हैं भारत की प्रगति के साथ। लिहाजा वो लगातार इस प्रकार के नए आक्रमण, साइबर आक्रमण करते रहेंगे ताकि भारत की प्रगति कहीं ना कहीं डिरेल की जा सके। लिहाजा भारत को भी इस तरह की जो साइबर ब्रीचेस हैं उसे रिपेल करने के लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। एक डेडिकेटेड साइबर आर्मी के गठन करने की आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में भी तमाम सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें अपनी जिम्मेवारियों से अवगत कराना पड़ेगा कि उन्हें क्या क्या मिनिमम कदम उठाने हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, ताकि वो साइबर सुरक्षा को अव्वल महत्व दे सकें। ये बुनियादी तौर पर अगर हम तमाम सारे कदम उठाएंगे तो एक सर्वांगीण दृष्टिकोण से आप ये जो करंट डे चुनौतियां आ रही हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर, उसको डील करने में एक अच्छा कारगर कदम उठा पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अहम बातें और अहम सलाह पवन दुग्गल साहब ने दी। हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव लगातार बने हैं। आशुतोष, जैसा हम देखते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो आज गांव हो, शहर हो, बड़े पैमाने पर इसके यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं। शहर के यूजर्स को, पढ़े लिखे यूजर्स को, और बहुत ही टेक सेवी जिसे कहा जाए, वो जनरेशन तो बहुत सारी चीजों को समझ रही है जो हम राय दे रहे हैं, लेकिन एक जो आम व्यक्ति है जिसने अकाउंट बना के बस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली और वो रेगुलर पोस्ट अपडेट कर रहा है, उसके अकाउंट के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो उसके पास क्या तरीके होते हैं जिसके जरिए वो इसकी शिकायत कर सकता है या इन पर एक्शन ले सकता है? देखिए, ये बहुत ही सीरियस इशू है, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें कोई भी इनोसेंट व्यक्ति, अगर उसका कोई अकाउंट किसी ने हैक किया जिसकी मंशा सही नहीं, और वो कोई भी इस तरीके का पोस्ट करता है जो कि हो सकता है कि हमारे देश के लिए सही नहीं हो, या ये हो सकता है कि वो क्रिमिनल एक्ट के अंदर आता हो, तो ये व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं है, बेचारा इनोसेंट है, वो फंस सकता है उसके अंदर। और उसमें उसको जो है सतर्क रहने की बिल्कुल आवश्यकता है। बहुत बार हम देखते हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, कोई ओटीपी मांगते हैं, तो ये बिल्कुल शेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। या जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है तो क्या आप उसको जानते हैं, क्या वो कॉमन फ्रेंड के थ्रू आया है, या कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसको आप नहीं जान रहे हैं उसने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के कोई आपसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस जो हैं आज की डेट में होते हैं, और हमने देखा है कि बहुत सारे लोग भी आजकल पोस्ट करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि मेरे नाम से पर्टिकुलर पर्सन जो है मेरा नाम यूज करके कोई और व्यक्ति जो है मेरे आइडेंटिटी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, आप उससे बच के रहें, आप नहीं एक्सेप्ट करें। और बाद में वो व्यक्ति जो है कोई और है, और पोस्ट करते हुए किसी और को कभी पैसे मांग रहा है या कुछ और डिमांड कर रहा है, और वो ना समझते हुए कि वो कोई और है। क्योंकि आप जो पिक्चर देख रहे हैं, जो नाम देख रहे हैं, आप कोई व्यक्ति को समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कौन जो है चैट कर रहा है या कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है ये पता नहीं चल रहा है। आप समझ रहे हैं कि आपका कोई खास दोस्त आपसे कोई हेल्प मांग रहा है, उसके यहाँ कोई हॉस्पिटल में एडमिट है या कोई ऐसी बात है, आप उसको मदद कर रहे हैं। तो ये तो एक वन पार्ट है, लेकिन जो सीरियस इशू वो ये है कि क्या कोई व्यक्ति अगर आपका अकाउंट को मिसयूज करता है, कोई गलत पोस्ट करता है, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बहुत टाइम लगेगा इस बात को पहुंचने के लिए इस तह तक कि वो आप नहीं थे, कोई और था जिसने आपका अकाउंट हैक करके ऐसा जो है गलत पोस्ट किया है, जो कि पनिशेबल ऑफेंस है। तो मुझे लगता है कि ये एक सीरियस इशू है, और इसके अंदर जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज के जो कानून बनने का जो प्रक्रिया अभी चल रहा है वो मुझे लगता है बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर डेटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं रहेगा तो मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अब हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो ये बहुत सारी नई नई मुश्किलें आई, और इनको टैकल करने के लिए हमें अपने टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करना होगा। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके भी नॉलेज को, उनकी भी ट्रेनिंग और बढ़ानी पड़ेगी, जो इससे हमें बचाएंगे। और साथ ही साथ जो है नए कानून जो जरूरी हैं इन टेक्नोलॉजी के बढ़ते क्रम को देखते हुए, वो सारे नए कानून को लाने पड़ेंगे, नए प्रावधान लाने पड़ेंगे, जिसमें मुझे लगता है सरकार ऑलरेडी कर रही है। और कोई भी कानून लाने में चर्चा करनी पड़ती है, उसके इफ्स एंड कॉन्स सारी चीजें देखनी पड़ती हैं,
तो वो देखते हुए मुझे लगता है आगे इसमें बिल्कुल काफी बेटर होना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन कानून की जो जरूरत है वो वक्त वक्त पर हमेशा से महसूस की जाती रही है और इसमें कहीं ना कहीं तेजी लाने की जरूरत है, ये कहना आशुतोष का। पवन दुग्गल साहब हमारे साथ लगातार बने हैं। पवन जी, डेटा प्रोटेक्शन लॉ को लेकर जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए जानना चाहूंगा, आप इसे किस तरह से देखते हैं, कितनी अभी फिलहाल अहमियत है? क्योंकि अभी तो हम डिजिटल करेंसी की ओर भी देख रहे हैं और पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने भी कुछ दिनों पहले इस बारे में संकेत दिए थे कि इस पर अब एक्शन प्लान बड़ा बनाने की आवश्यकता है। भारत आज एक डेटा इकोनॉमी की ओर अग्रसर हो रहा है। पूरी दुनिया भर में अलग अलग राष्ट्रों की जो सिटीजन्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन देख लें और भारतवासियों की कंट्रीब्यूशन देख लें, आप पाते हैं कि भारतवासी जो हैं दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेटा उत्पन्न कर रहे हैं। भारतवासी आज ग्लोबल ऑथर्स, ग्लोबल ट्रांसमीटर्स और ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स बन गए हैं। लिहाजा इस तरह की डेटा की संरक्षण करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौती और प्रायोरिटी बन जाती है। लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि भारत के पास कोई विशिष्ट कानून नहीं है। भारत के पास केवल एकमात्र कानून है, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000, जो बेसिकली ई कॉमर्स को बढ़ावा देता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। डेटा संबंधी कुछ प्रावधान तो हैं, लेकिन डेडिकेटेड लॉ प्रोविजन नहीं थे। तो तभी बहुत देर से ये आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि भारतवर्ष एक डेडिकेटेड डेटा प्रोटेक्शन कानून लेकर आए। फिर 2018 में हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन आ गया, जिसने पुनः से स्थापित कर दिया कि भारत के पास कोई विकल्प है ही नहीं, उसको नया कानून लाना पड़ेगा। लिहाजा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून 2019 जो है सरकार ने संसद में रखा और उसे एक पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भेजा गया। अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। तो देखिए कहीं ना कहीं बहुत जल्दी एक ये नया कानून आने वाला है। अगर आप प्रेस रिपोर्ट्स की बात माने तो कह रहे हैं कि साहब ये इस नए कानून के जो आपका एम्बिट है और उसका स्कोप है उसको कॉन्स्टेंटली आपको बढ़ा के रखना पड़ेगा। ना केवल पर्सनल डेटा आपको कवर करना पड़ेगा, नॉन पर्सनल डेटा भी आपको कवर करना पड़ेगा। और अगर आप इस कानून का उल्लंघन करेंगे तो अपनी कमर कस लीजिए, 15 करोड़ रुपए तक का हर्जाना यानी कि फाइन आपको देना पड़ सकता है प्रति कॉन्ट्रवेंशन को लेकर। साथ ही साथ कुछ डेटा प्रोटेक्शन संबंधी साइबर क्राइम्स भी परिभाषित की जाएंगे। जो डेटा स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जिम्मेवारियों को परिभाषित किया जाएगा। किस फाइनल स्वरूप और अवतार में अब ये कानून हमारे समक्ष आएगा ये आने वाला समय बताएगा, बिकॉज बहुत जल्दी ही सरकार जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुनः से एक नया कानून संसद के सामने रखेगी। लेकिन आने वाले समय में अगर भारत एक आईटी सुपर पावर बनना चाहता है तो भारत को अपने डेटा का संरक्षण करना एक अनिवार्य प्रायोरिटी बन जाती है। और इस डेटा के संरक्षण के साथ साथ भारत की जो प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा हुए संबंधी जो इंटरेस्ट हैं उनको भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। पवन जी, मेरे सहयोगी सौरभ पांडे एक अहम सवाल आपसे करना चाहते हैं। सौरभ पूछिए। दुग्गल साहब, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारत का जो यूथ है, जो मिलेनियल है, उन्हें ऐसी चीज़ों का जो अगर है उससे प्रिवेंशन करना है तो क्या करना चाहिए? क्योंकि कई आप देखे होंगे ऐसे ऐप्स हैं जो आपसे कई तरह की परमिशन मांगते हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर और गैलरी और वीडियोज़ एंड फोटोज़ तक की परमिशन मांगी जाती है। तो ऐसे क्या चीज़ें हो सकती है जिससे हम अपने आप को प्रिवेंशन से बचा सकते हैं और जो यूथ है भारत का, जो मिलेनियल है, वो अपने आप को इस इंसिडेंट का शिकार होने से बचा सकता है? आज भारत का मिलेनियल एक बात पहचानता है कि वो आज इंटरनेट के बगैर रह नहीं सकता। लेकिन जहां ये सत्य है वो बात भी सत्य है कि अगर भारत का मिलेनियल या भारत का युवा व्यक्ति आज अपने डेटा के महत्व को नहीं समझेगा तो आने वाले समय में चोट ही खाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। मुझे लगता है आज के मिलेनियल युग वाले बंदे को समझना पड़ेगा, अपने युवा वर्ग को समझना पड़ेगा कि हमारा डेटा हमारा है, हमारे सर्विस प्रोवाइडर का नहीं है। लिहाजा बहुत जल्दीबाजी ना करें। किसी भी प्लेटफॉर्म को अपनाने से पहले, सोशल मीडिया को अपनाने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी एक बार पढ़ लें, ये जानने के लिए कि वो किस तरीके से आपकी डेटा को डील, हैंडल या प्रोसेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हुड़दम में सारी दुनिया अब एक जगह भाग रही है, आप भी भाग जाइए, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी डिजिटल प्राइवेसी का संरक्षण करना आपका अपना दायित्व बनता है। और अगर आप इसमें थोड़े से भी कमजोर हो गए तो मान लीजिए कि प्राइवेसी आपकी सदैव के लिए लुप्त हो जाने वाली है और फिर आप कितने भी उल्टे टंग जाइए, ये प्राइवेसी वापस नहीं आने वाली है। क्योंकि एक बार आपने डेटा स्वाभाविक तौर पर सर्विस प्रोवाइडर्स को दे दिया बिना सोचे समझे, तो वो उसको मोनेटाइज ही करेंगे। तो आज के भारतीय युवा को
जागरूक रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, नीड टू नो बेसिस पर जानकारी शेयर करनी पड़ेगी, अपनी प्राइवेट फोटोग्राफ्स, प्राइवेट मोमेंट्स को इंटरनेट पर नहीं डालना पड़ेगा, और जहां तक हो सके साइबर सुरक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अगर ये वाकई बुनियादी कुछ कदम उठाएं तो काफी हद तक इस तरह के साइबर क्राइम्स के शिकार होने से बच पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पवन दुग्गल साहब आपका। इसके साथ ही आशुतोष आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कोशिश यही थी हमारी कि इस शो के जरिए हम आपको बताएं कि वाकई सरकार तो अपनी ओर से जो भी कदम है वो उठा रही है, बहुत सी टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों का सहारा ले रही है, लेकिन हमें जागरूक रहना होगा, हमें सतर्क रहना होगा, हमें अपने डेटा की अहमियत पहचाननी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए जी बिजनेस।